नमस्कार, बंजारा ब्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवा रहे हैं जो अनोखी प्रतिभा के धनी हैं। उनका व्यक्तित्व भी अपने आप में निराला है। चलिए मिलते हैं आर.के. अग्रवाल जी से। नमस्कार जी। आपके जो शब्द हैं, हम तो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं और ये तो आपका कहना चाहिए साहब जी, हमारा सौभाग्य है कि आप हमसे इस तरह की बातें कर रहे हो। अग्रवाल जी, मुझे बताइए कि आप कहाँ जन्मे, कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई और क्या क्या आपने अचीव किया। देखिए साहब, ये मेरा जन्म स्थान मेरा झांसी है, यहीं का रहने वाला हूँ मैं। और शुरू से ही चूँकि हाई स्कूल इंटर के बाद मैं बाहर चले गया और उसके जाने के बाद में, क्योंकि उस समय इंजीनियरिंग बहुत कठिन होती थी, बहुत ही कम लोग इंजीनियरिंग के अंदर प्रवेश पाते थे। कहाँ से किया आपने? उस समय बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता था। तो सबसे पहले मेरे को रुड़की में एडमिशन मिला, तो उसको छोड़ने के बाद मैंने चुना बिट्स पिलानी। तो बिट्स पिलानी में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से मैं 1982 के अंदर पास आउट हुआ। उस 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता था और वो सिविल इंजीनियरिंग से करने के बाद फिर मैंने गवर्नमेंट सर्विस करी। कहाँ? ये गवर्नमेंट सर्विस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है या और जैसे हमारा पेट्रोलियम का है, तो वो तो सर्विस हम लोगों को उसी समय कैंपस के समय मिल जाती थी। फिर उसके बाद होनहार बच्चों को मिल जाती है, तो मिल ही जाती थी। एक सारण एक सोच थी कि भाई हमको गवर्नमेंट सर्विस नहीं करना है और हमें अपना कैलिबर उस हिसाब से, वहाँ का एनवायरनमेंट हम लोगों के लिए सूट नहीं करता है, तो उसके उस हिसाब से फिर हम लोगों ने MNCs में ज्वाइन किया, प्राइवेट एमएनसी। अच्छा। और उसके बाद तो एक सिलसिला चढ़ा कि जहाँ इच्छा होती थी वहाँ चले जाते थे। तो लेकिन मन में एक विचार था कि हमें एज ए कंसल्टेंट ही काम करना है, क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग रही है वो मुंबई में रही है। जो पहले मुंबई कहलाते थे कंसल्टेंसी यूनिट थी, जो कोई इरिगेशन है, डैम है, उन सब के स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन करते, तो एक शौक था। तो उस जमाने में कंप्यूटर आया था। हमारे कॉलेज के अंदर कंप्यूटर हुआ करता था, एक बहुत बड़ा विशाल कंप्यूटर होता था। तो उस कंप्यूटर की ग्रेड में मेरे को बहुत ही एक्सीलेंट ग्रेड मिली, कंप्यूटर और मैथ्स फिजिक्स। लेकिन चांस की बात है कि एक्चुअली में वहाँ का जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो ओवरऑल इंटीग्रेशन देता है। तो पूरी फिर आप पढ़ने के बाद, नौकरी वोकरी करने के बाद आपकी यात्रा तो लंबी है, फिर आप हमारी झांसी कब आए? एक मन में विचार आया कि यार ये हम काम कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं इन कंपनियों में, मैं अपना खुद का काम करूँ। अच्छा। तो मेरे, चूंकि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से रहा हूँ, तो यहाँ आके मैंने देखा कि भाई हमारे पिता के पास पर्याप्त पैसा है, सब कुछ है। तो मैं इसको अपने बुंदेलखंड में, क्योंकि मेरे को मालूम ही था कि बुंदेलखंड क्षेत्र इतना गरीब है। मैंने तो वो सब हरा देखा था, तो अथाह व्यवस्थाएं देखी थी। वो जिस कॉलेज से पढ़ के आया तो वहाँ पे तो कोर्स सिस्टम से हम लोगों को डिनर मिलता था, लंच सिस्टम। एक बिल्कुल एक आधुनिक विचारधारा में वहाँ रहे। जिस समय वहाँ पे फोन की सुविधाएं भी जैसे आजकल हो गई, तो उस समय तो एक बेसिक फोन हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाते थे। इसके बावजूद हमारा कॉलेज ये अमेरिकन सिस्टम पर बना हुआ था। उस समय की वर्किंग थी, जो चारों तरफ रेगिस्तान के अंदर जाते तो ऐसा लगता था कि उसके अंदर नकलिस्तान बना हुआ है। तो आज की स्थिति में आपका बिजनेस का क्या डेकोरम है, क्या आप कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न था, उसी को मैं कंटिन्यूशन करता हूँ। जब मैंने अपने पिताजी से बात करी तो वो बड़े सेटबैक में आ गया। हमारा पूरा प्रवास सेट हो गया कि भाई हमने इसको इतना पढ़ाया लिखाया, इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के ये फिर से घर पे आ गया। हमारे ससुराल वाले कहने लगे हमने शादी इसलिए थोड़ी करी थी। तो वो सब एकदम से उसमें आ गए, सख्ते में आ गए। तो हमारे पिता, चूंकि हम लोग मारवाड़ी हैं, भाई साहब कहते हैं हमारे पिता ने हमको कुछ नहीं दिया तो हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। अच्छा। अब आपको करना हो, मैंने सब कुछ दे दिया, नाउ यू आर आउट। तो उसके उन्होंने मेरे को, मैंने भी कह दिया कि यदि मैं वास्तव में कुछ इंडस्ट्रिस्ट हूँ, स्वयं का करूँगा। तो सब कुछ मैंने अपना एक कंसल्टेंसी का बिजनेस मैंने स्वयं का शुरू किया और एक निश्चित दिशा थी कि मेरे को कुछ करना है, क्योंकि जो चीज मैं छोड़ चुका हूँ उसको मैं फिर से प्राप्त। लोगों ने बहुत मेरे साथ कुछ लोग जुड़े ऐसे पार्टनर के, जिन्होंने जुड़ा वो मेरे को एक नया ज्ञान दे के गया। हालांकि उसने अपनी गुरु दक्षिणा बहुत तगड़ी ली मेरे से। हाँ, कई बार बिल्कुल ठीक। मेरा एक अगला सवाल ये भी है कि आपकी इस यात्रा में कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे जिन्होंने आपको सताया, आहत किया होगा। आपने जो शब्द कहे इसको मैं दूसरे ढंग से लेता हूँ। वो मेरे गुरु रहे, वो सदगुरु रहे, जिन्होंने मेरे को क्योंकि यदि मैं उनमें सफल हो जाता उस इंडस्ट्रीज में, तो आज तकनीकी क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में नहीं रहता।
अच्छा। उन्होंने मेरे पास सब कुछ ले लिया, हाँ। गुरु दक्षिणा के रूप में। आज आप ये समझ लो कि मेरे से कपड़े नहीं है, मेरी गाड़ी स्कूटर जो भी मेरे को अपने पिता के स्वरूप में मिला था सब कुछ उन्होंने छीन लिया। तब मैं अपनी कंसल्टेंसी इस तरह में आया कि भाई ये मेरी बुद्धि को नहीं छीन सकता। तो एक कमरे में बैठ के शुरुआत करी। तो जहां गया तो उन्होंने कहा साहब आप हमारे बैठ जाओ। किसी ने हमें ऑफिस ऑफर कर दिया। मैंने उनका एक काम किया, तो मैंने उनसे कहा साहब मैं ऑफिस जब लूंगा जब मैं किराया दूंगा, फ्री में नहीं लूंगा मैं, और किराया जब दूंगा चाहे कभी जब भी मेरे को फीस मिलेगी मैं आपका पहला किराया। परचूनी वाले का भी मैंने हिसाब किताब बनाया, ऐसा मैं उधार सामान लूंगा लेकिन दूंगा जरूर। तो वो पहले पैसे मैंने उनको दिए, लेकिन चमत्कार ऐसा था उन्होंने मेरे से जो भी काम कराया, किराया उनका था मुश्किल से 1000 रुपए, मैं उनसे 10,000 रुपए ले लेता साल में। अच्छा। तो वो एक यात्रा ये थी कि उनके काम ज्यादा थे और मेरी फीस का किराया बढ़ता गया, मेरा क्लाइंटेज बढ़ता गया। परिवार में कौन कौन है आपके? अभी इस समय मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं बड़ी, और सबसे छोटा मेरा लड़का है मोहित अग्रवाल जी। तो बच्चियों की शादी? हाँ साहब, दोनों बच्चियों की शादी हुई। हमारी सबसे बड़ी बेटी है वो मास्टर ऑफ प्लान आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट भी है और मास्टर ऑफ आर्किटेक्ट भी। एसपी कॉलेज से उसने किया हुआ है, बहुत बेस्ट कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ ITOL दिल्ली से। और उसके जो हस्बैंड हैं वो MNC कंपनी में काम करते हैं, बड़ी अच्छी पोस्ट में है। सेकंड हमारी जो है वो CA का उसका फाइनल हो गया, एक ग्रुप रह गया है। तो वो भी वो उसको मेरा दामाद है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस है झांसी के अंदर। बेटी क्या कर रहे हैं आपके? मेरा बेटा अब वो पूरा जो बागडोर जो मैंने, ये मेरी सेकंड पीढ़ी जा रही है। तो मैं अपनी उत्तराधिकार उसको बनाया है। ये मेरे मन में था अधिकतर, मैं अपने पिता का उत्तराधिकारी नहीं बन पाया। हो सकता मैं इंडस्ट्रियलिस्ट में बनता, क्योंकि मेरे पिता बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जी। लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि ये मैंने इन्वेस्ट किया, तो मेरा एक विचार था शुरू से कि ऐसा ना हो, कई प्रोफेशनल बहुत अपने आप को सिद्ध हो जाते हैं लेकिन वो अपनी टीम नहीं बना पाते, जनरेट नहीं कर पाते। यदि हम अपने पौधे को फलफूल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मैंने अपने बच्चे को मेंटली प्रिपेयर किया कि नाउ यू गो टू दी मार्केट। वो आपकी चरण कदमों पे चल रहा है। नहीं, मैंने उसमें थोड़ा ब्रेक लगाया। आपको पहले बाजार में उतरना पड़ेगा, आपको अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। तो पहले आपको नौकरी पे जाना है। तो उसको मैंने बाहर नौकरी पे राइट्स में भेजा और MNCs की कंपनी में, यानी अपने आप की अपनी पहचान बना। उसके बाद वो चूंकि वो आपके पैरामीटर में खरा उतरा। अभी आप देखिए साहब, परीक्षा का दौर चल रहा है। पिता है, पिता कभी भी संतुष्ट नहीं होता। हमारा एक्सपेक्टेशन हमेशा ज्यादा है। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे ना आई एम सेटिस्फाइड। अंदर से मैं सेटिस्फाइड हूं लेकिन आई कैन नॉट रिफ्लेक्ट, और उसको मैं मेंटली प्रिपेयर करे हूं कि जैसे मेरे पिता ने कहा कि नाउ आई किक आउट, पिता को कुछ नहीं मिलेगा, वो बच्चा भी उसी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड है। कभी कभी तो मेरे को वेट कर देता है कि जब ये रामलीला, मैं इसकी चक्कर में नहीं हूँ आपकी ये समय होता है झूला, जैसे हमारे कहते हैं झूला उठा के मैं अपना खुद का एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। बड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है कि बच्चे के अंदर दम है, लेकिन मन में डर भी रहता है कि ऐसा ना हो ये झूला छोड़ के संरक्षण रखना पड़ता है। तो जी एक बात जिसका सवाल मेरे दिमाग में आ रहा, आपकी फिटनेस और आपकी उम्र को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे आप अभी भी जवान हैं। इसमें कौन सा पदार्थ खा रहे हैं वो बताएं। ऐसा है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जब हम कॉलेज में पढ़ते रहे पिलानी के अंदर, तो हमारे यहाँ क्या था कि अनअसाइंड ब्रांच थी। अनअसाइंड मतलब लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि करके ना हम इंजीनियरिंग में प्रवेश करेंगे, हो सकता है इकोनॉमिक्स मिल जाए। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं सुसाइड कर लेते थे। कंपटीशन IITs में उस समय बहुत कंपटीशन होता था। तो हमारी लाइफ हमेशा कॉम्पिटिटिव रही है। हमने जो भी एजुकेशन प्राप्त करी वो कंपटीशन है, जो भी सिद्धियां प्राप्त करी अपने स्वयं के दम पे करी। ये नहीं कि किसी ने हमें स्कूल फिटिंग करी। वो हमारा गरूर और स्वाभिमान अभी भी है। तो वो हम उसी का नूर आपके चेहरे पे दिखता है। उसमें उसके साथ में हम, बिल्कुल सही कहा आपने, और उसके साथ साथ मैं कॉम्पिटिटिव रहता हूँ। मेरा बच्चा मेरे को अनुसरण जब करेगा, वो फॉलो करेगा जब वो देखा कि मेरा पिता उस तरह से फॉलो करता है। यदि मैं हार्ड वर्कर हूँ तो भी वो हार्ड वर्कर बनेगा, क्योंकि मैं ये अपने कंफर्ट के लिए करता। एक सबसे बड़ी विचित्र बात है कि जो व्यक्ति कंफर्ट के लिए जीता है उसे कंफर्ट कभी नहीं मिलता। जो इजी लाइफ के लिए सोचता है उसे इजी लाइफ नहीं मिलती। और जो आदमी हमेशा डिफिकल्ट या कॉम्पिटिटिव और डिफिकल्ट की रास्ते में टेरेन में रहने की कोशिश करता है, उसको कभी
दिक्कत आती नहीं है। मतलब अगर जी अच्छा, अब मैं एक सवाल और दिलचस्प पूछते हैं आपसे कि आपकी शौक क्या क्या है? बहुत बड़ा प्रश्न पूछा आपने। देखिए साहब, मैं सुबह लगभग जो है 4 बजे उठता हूँ। 4 बजे के मैं 10 मिनट पहले से उठता हूँ। ठीक मेरी घड़ी के सुई 4 बजे पर उठ जाती है। 4 बजे उठने के बाद में मैं अपना दिनचर्या सब करने के बाद में 5 बजे अपना म्यूजिक पे बैठ जाता हूँ। रियाज जिसे कहते हैं। अच्छा, म्यूजिक आपका शौक है? म्यूजिक मेरा शौक है। तो गाते हैं या सुनते हैं? मैं सब प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा अच्छा, खुद की प्रैक्टिस करता हूँ। ये मैं पब्लिक के लिए नहीं करता हूँ, हाँ। अपने फेवर करता हूँ कि जिससे कि मेरी म्यूजिक की हॉबी देख के मेरे बच्चे उससे प्रेरित हो। हाँ। तो मेरे बच्चे भी उसके बाद उनकी मैं इसमें ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन जो बेस्ट हमारे प्रोफेशनल्स हैं बहुत हाँ। हाई, उनसे मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। उनके अच्छा। साथ मैं रियाज करता हूँ। क्योंकि रियाज एक ऐसी चीज है, वह आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि मेरी सबके अंदर एक्सीलेंट ग्रेड आया है, लेकिन म्यूजिक के अंदर मेरा डी आया है। जबकि मेरे लोग साथी थे वो म्यूजिक कोर्स इलेक्टिव में इसलिए लेते थे कि उनको उनका ग्रेड बढ़ा है, जबकि मैंने म्यूजिक लिया तो मेरा ग्रेड खराब हो गया। म्यूजिक के अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं? दूसरा है मैं जिम एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा, तभी फिटनेस आपकी बढ़िया है। फिट करता हूँ एकदम। क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा आपसे कि आपकी उम्र कितनी है। देखो साहब, कुछ चीजें ऐसी होती है ऑन रिकॉर्ड, वो छुपाई नहीं जा सकती। हाँ। फिर भी कई बार मैं अपने बच्चों के साथ जाता हूँ तो मेरे स्कूल के साथी उनके बोलते थे कि आपके बड़े भाई साहब हैं। हाँ। तो आप उससे अंदाज लगा आपको सकते बहुत हैं। अच्छा लगता है उस समय? सब बड़ा एक आत्मा को प्रेस होता है, एक आनंद मिलता है कि नाउ आई एम स्टिल फिट। तो महिलाओं के बारे में तो कहा जाता है कि वो उम्र छुपाती हैं, तो आप भी छुपाते हैं? नहीं, देखिए साहब, यहाँ मैं थोड़ा सा जो एजेड पर्सन है, यदि वो उम्र छुपा नहीं रहा हूं, मैं ये रिफ्लेक्ट कर रहा हूं कि देखिए मैं भी इतना फिट हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो। ये मेरा एक इंटेंशन है मोटिवेशन का, कि मैं मोटिवेट करता हूं अपने बच्चों को। मैं उन बच्चों के साथ कंपीट करता हूं, इसलिए नहीं करता हूं कि मेरा उनकी प्रति ईर्ष्या है। मैं मोटिवेशन के लिए दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ आप भी है, हाँ। और मैं आपसे पीछे नहीं हूं। हाँ। और कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं, पिकअप करते हैं। हाँ। मेरा उन चीजों में उतना पिकअप नहीं हो सकता कि मेरे को उसमें 4 बार प्रयास करना पड़ता है, वो फर्स्ट टेक में कर लेते हैं। हाँ। मेरे को 4 टेक करना पड़ता है, तो हाँ। बच्चे मेरे से साथ खुश होते हैं, मैं भी उनके साथ खुश होता हूँ कि देखो दे रिगार्ड, दे रिस्पेक्ट मी। उन्हें महाराज जी, नया साल शुरू हो गया है, इस साल आप क्या नया धमाका करने वाले हैं? साहब, हमारे लिए हर साल हर दिन नया है। हाँ। हर दिन को हम अपना वो मानते हैं, और जब हम सुबह ध्यान करके प्रक्रिया से उठते हैं, अपना मैं मेरी पूजा पद्धति अलग है, मैं ध्यान करता हूँ परमात्मा का, उसमें देखता हूँ कि हमारे अंदर क्या कमी है, और ये हम करते हैं सहज योग। सहज योग की कुंडली जागरण जिसे कहना चाहिए। तो हम लोगों के शरीर में वाइब्रेशन से एक ऑरा बन जाता है, तो हमें महसूस होता है कि हमें क्या करना है। हम अपनी पीढ़ी से, अपने बच्चों से, क्योंकि हम जो सब कर रहे हैं वो अपने परमात्मा को कर रहे हैं। परमात्मा, हम भी नौकरी कर रहे हैं, हमारे साथ जो स्टाफ कर रहा है वो भी हम काम कर रहे हैं, और हमको जो पाना है, जो हमें प्राप्त हुआ है, परमात्मा ने दिया, हमें समाज ने दिया है, संसार ने दिया, उसको हमें वापस करना है। हमने बहुत कुछ पाया है, उसको ही हमको वापस करना है। यही हमारी कर्मभूमि है। और जो कुछ एक सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं साहब मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, जी मिलेगा। हकीकत में जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, जो आपकी इस कुंडलिनी के अंदर जो सेव हो जाता है, वो जन्मों जन्मों तक उसका विकास होता है। शरीर बदल जाता है, आत्मा जब बदलती है, जब अपना नया चोला पहनती है, तो उस कुंडली के अंदर रिकॉर्ड, जैसे टेप रिकॉर्डर होता है, उसके अंदर आपकी जो वो चिप है, वो प्रतिभा जो होती है, जो आपने प्राप्त करी है, उसके बाद वो इंक्रीज होगा। कई बार देखा हो ये अगले बच्चे पैदा होते हैं जो उनके अंदर बहुत प्रतिभा होती है, वो उसके उस जन्म की प्रतिभा नहीं है, उसके पिछले जितने भी उसने जन्म में किए हैं। और दूसरा क्या है, मरने के समय, जैसे आपने भगवत कथा भी सुनी होगी, आध्यात्मिक, जो आपकी प्रबल इच्छा होती है उसी तरह की गति आपको मिलती है, उसी तरह का लोक आपको मिलता है, उसी तरह का परम लोक मिलेगा। यदि आप चाहोगे कि मैं अगला जन्म मेरे को मिले, या तो आपको अगला जन्म मिलेगा, तो वो काम चूंकि आपने चाहा था, आपकी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, इसलिए परमेश्वर आपको फिर से जन्म देगा, उस तरह का वातावरण देगा। अगर जी कोई ऐसी इच्छा जो आपको लगता है कि पूरी होनी चाहिए और उसमें व्यवधान आता हो आज के संदर्भ में? सर, मेरे को तो आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो, व्यवधान नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि ये संसार है, संसार बना ही इसीलिए। यदि हमारे अंदर व्यवधान नहीं हुआ तो हमारे अंदर शरीर की जो बॉडी है, जो हमारी इच्छा शक्ति है, हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार कर्म शक्ति बनती है। यदि हमारी इच्छा
होगी तो कर्म अपने आप जहां जाएंगे आपके वातावरण उसी तरह के मिल जाएंगे। आप देखेंगे चमत्कार, आप जहां जाएंगे वो दरवाजे खुलते चले जाएंगे। हनुमान जी को कैसे लोग पसंद नहीं आते, किस तरह के लोग आपको आहत करते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कोई आहत करता ही नहीं है, परमात्मा की कृपा है, वो आ ही रही है। आप खिड़की बंद कर लोगे तो वो नहीं आएगी। आप चलते जाए, जैसे मस्त हाथी होता है ना, आप चलते जाइए और आप देखेंगे कि कोई भागरा वो कुचलते चले जाए, आप चलते जाओगे। आप किसी राक्षसी शक्ति को नष्ट करने के लिए हनुमान की शक्ति बहुत आवश्यक। तो जब आपके अंदर हनुमान की शक्ति होती है, वो रास्ता छोड़ देता है या फिर वो चल जाएगा। अहिंसा का सिद्धांत बताता हूं मैं। अहिंसा का सिद्धांत ये नहीं कि चींटी को मार दो, अहिंसा का सिद्धांत है कि जो दुष्ट है उनको उसी शक्ति से मार दो, तभी आप अपने आप को बचा पाओगे। समाज को बचाने के लिए, देश की गति के लिए, देश की समाज की सेवा के लिए, व्यवस्था के लिए यदि हमें दंड उठाना भी पड़े, हनुमान की शक्ति का उपयोग करना पड़े, वो भी चूंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन बदल चुका है, हम राजा नहीं है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नियमावली से बौद्धिक रूप से समाज को जागृत करना चाहिए। और समाज, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही शांति है, यही परम लोक है और यही परमानंद है। तो ये थे आर के अग्रवाल जी, जो जिंदगी की सच्चाइयों से बंजारा बीट को अवगत करा रहे थे। बंजारा जी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका भी बहुत। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।